कंटिन्यू करेंगे। कैपेसिटर्स वाला जो पार्ट है वो थोड़ा बहुत आप रिवाइज कर लो, जो पिछली क्लास के रिवीजन नोट्स है वो भी आप प्रेफर कर सकते हो अपने। तो आज की क्लास में बेटा हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था कि अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और हमारे पास एक मूविंग चार्ज पार्टिकल है तो वो कुछ सर्कुलर मोशन डिस्क्राइब करता है। यही चीज देखी थी हमने कि मैम अगर हमारे पास वायर है जिसमें कुछ करंट वगैरह हमारा फ्लो कर रहा है तो वायर की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड में अगर हमारा पार्टिकल रखा हुआ है तो हमें पता है F इज इक्वल्स टू V क्रॉस बी मल्टीप्लाइड बाय चार्ज, हमारा फॉर्मूला हो जाता है फोर्स का, है ना बेटा। तो अगर हमने देखा था कि अब हमारा अगर मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से है, सपोज मैग्नेटिक फील्ड हमारा कुछ इस तरीके से है और वेलोसिटी मेरी कुछ इस तरीके से है, वेलोसिटी मेरी कुछ परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड से, तो वो कुछ इस तरीके से फोर्स एक्सपीरियंस करेगी कि वो सर्कुलर मोशन अपना एग्जिबिट करती है। सो इट विल एग्जिबिट सम सॉर्ट ऑफ सर्कुलर मोशन, है ना। और इसकी हमने क्या वैल्यू लिखी थी इस केस में रेडियस की बच्चों? mv upon qb। वेरी गुड, mv अपॉन qb हम लोगों ने लिखी थी। ये हमारे पास आई कैसे थी? मैंने क्या बोला था कि भाई mv स्क्वायर अपॉन r विल बी इक्वल टू ये जो हमारी फोर्स है qvb, तो वहां से हमारे पास r की वैल्यू आ गई थी mv अपॉन qb, और इसके हमने लास्ट क्लास में मल्टीपल क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए थे। तो आज की क्लास में बच्चों हम थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन गन के बारे में पढ़ेंगे। वो ज्यादा डिटेल में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ब्रीफली उसको पढ़ेंगे कि उसका पर्पस क्या होता है, काम वगैरह क्या होता है। और फिर हम बात करेंगे मास स्पेक्ट्रोमेट्री की, वो हमारा एक अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एंड फिर फाइनली हम लोग लॉरेंट्ज फोर्स वाला जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बेटा। तो अब क्विकली थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन गन के बारे में बात कर लेते हैं। किसी को पता है इलेक्ट्रॉन गन का क्या मतलब होता है? मैम इलेक्ट्रॉन बीम निकलती है उससे। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही बोला, इलेक्ट्रॉन बीम निकलती है उससे। तो कुछ कैसे कंस्ट्रक्शन होती है उसकी, कैसे बना हुआ होता है? मैम कंस्ट्रक्शन का आइडिया नहीं है। चलो कंस्ट्रक्शन का ब्रीफ आइडिया मैं देती हूँ। उसमें क्या होता है, ऐसे आपके पास एक वैक्यूम ट्यूब होती है, ऐसे हमारे पास एक, अच्छा मेरी स्क्रीन बिल्कुल सही बोला बेटा, हाँ पता चल गया मुझे, मैंने भी लॉग इन कर रखा है ना, मैं भी देख लेती हूँ कि स्टक है या नहीं है। एक सेकंड बच्चों। मैम मेरी टीचर ने बताया था प्रॉब्लम के बारे में, बताया कि जब वो थी तो उन्होंने भी ट्राई पढ़ा, काफी इंटरेस्टिंग है ये। हाँ नहीं सही बोल रहे हो आप बेटा, मेरे स्क्रीन विजिबल हो तब तो मैं आगे चलूं। लेट मी शेयर इट अगेन। अभी आ गई। जैसे ही शेयर इट अगेन पे बोलती हूँ अपनी स्क्रीन डर जाती है, वो आ जाती है अपने आप। ठीक है, तो चलो कुछ इलेक्ट्रॉन गन आपकी कुछ इस तरीके से होती है कि आपका ना यहाँ पर ऐसे एक वैक्यूम चेम्बर होता है, वैक्यूम चेम्बर होता है आपका यहाँ पे कुछ इस तरीके से। एंड ये वैक्यूम चेम्बर के अंदर आपका एक बल्ब का फिलामेंट जैसे होता है ना, तो वैसा कुछ रख रखा होता है, एक फिलामेंट की कॉइल सी होती है। यहाँ पर एक ऐसे 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 एक फिलामेंट की कॉइल होती है हमारे पास। ये कॉइल आपकी कुछ ना कुछ ऐसे बैटरी वगैरह से कनेक्टेड होती है, कुछ ना कुछ आपकी ये बैटरी वगैरह से कनेक्टेड होती है आपकी ये जो कॉइल होती है। अब होता क्या है कि ये जो कॉइल होती है ये हमारी हीट होती है, ये जो कॉइल है ये हमारी हीट होती है, और इसकी वजह से थर्मल वाले केस की वजह से भी तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे एमिट हो सकते हैं ना, क्योंकि पावर सोर्स जो होगा वो हमारा फिलामेंट की कॉइल को हीट अप करेगा, और जैसे जैसे हीट अप होएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती रहेगी तो वो अपने रिलीज होते रहेंगे। ठीक है, तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कुछ रिलीज हो जाते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स भाग भाग के, ये दिखता है बीम की तरह? बीम की तरह दिखता तो नहीं है, बीम की तरह दिखता नहीं है, बस ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दिखता कुछ नहीं है बीम की तरह इसके अंदर। ठीक है, बाकी ये भी चीज मैं सर्च करूंगी, जितना मुझे पता है दिखता तो नहीं है। मैम इसका इफेक्ट? इसका इफेक्ट ये होता है कि अब हमारे इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, कुछ काइनेटिक एनर्जी से भाग रहे हैं, तो हो गई इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट। तो हमारा ये जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला जो हमारा पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है हमारा, और ये वाला जो हमारा पोर्शन है जहाँ पे हमने अपनी पावर कॉइल लगा रखी है, वहां पे हमारे पास एक आ गया सेक्शन, और उसके बाद हमारे पास एक दूसरा सेक्शन आ गया। तो यहाँ पे हमारी जो होती है, जो कुछ वोल्टेज होती है वो एस्टैब्लिश हो जाती है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारी जो वोल्टेज होती है वो यहाँ पर इस एरिया के अंदर एस्टैब्लिश हो जाती है। ठीक है, तो सिंपल सी बात हुई। इलेक्ट्रॉन गन कुछ ऐसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है, सिंपल सी बात आप लोगों को ये समझनी है कि इलेक्ट्रॉन गन जो होता है, एन इलेक्ट्रॉन गन is a source of an electron gun is a source of focused and accelerated electron beam. Focus and accelerated electron beam. ठीक है, और ये बनती कैसे है? जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि हमारे पास ये जो पावर सोर्स, यहाँ पे हमने ये जो बैटरी है वो लगा रखी है, तो ये जो पावर सोर्स है
ये जो हमारा पावर सोर्स होता है वो हीट अप कर देता है, पावर सोर्स जो होता है वो हमारा हीट अप कर देता है, इट हीट्स अप जो हमारी ये फिलामेंट की कॉइल है उसको, पावर सोर्स हीट्स अप दी फिलामेंट कॉइल, पावर सोर्स हीट्स अप दी फिलामेंट कॉइल, और हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एमिट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ थर्मियोनिक रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड बाय थर्मियोनिक रेडिएशन, electrons are emitted by thermionic emission, not radiation, thermionic emission. थर्मियोनिक एमिशन का यही मतलब होता है कि भाई अब हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर आप किसी चीज को गर्मी प्रोवाइड कर रहे हो तो उसको एनर्जी मिल जाएगी ना, हीट भी तो हमारी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, सही बात है ना बच्चों। तो अगर मैं उसको हीट एनर्जी भी प्रोवाइड कर रही हूँ तो मेरे इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल गई, वो भाग भाग के अपना भागते रहेंगे, तो मस्त हमारे पास एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनकी एक लाइन सी लग जाती है, उनकी एक इलेक्ट्रॉन बीम जो होती है वो कुछ प्रोड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो हमारे दोनों के दोनों सेगमेंट्स हैं वहां पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अब आ जाएगा, है ना। अगर मेरे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे भाग रहे हैं तो इसका मतलब है ये मेरा कुछ जीरो पोटेंशियल पे होगा, ये मेरा कुछ हायर पोटेंशियल पे होगा, V के बराबर। इज दिस पॉइंट ओके मैम? हाँ बेटा। मैम ये जो कॉइल होता है इसका रेजिस्टेंस हाई होता है? इसका रेजिस्टेंस हाई तो नहीं होता जितना मुझे पता है, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस हाई होगा तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं हो पाएंगे। तो ये वाली चीज मैं आपको सर्च करके बताऊंगी, ये जो फिलामेंट कॉइल होती है इसकी रेजिस्टेंस किस रेंज की रहती है। मैम लेकिन फिर हीट जनरेट तो फिर नॉर्मल सर्किट में भी हो जाएगी, इसमें क्या ऐसा होगा? नहीं, नॉर्मल सर्किट में जनरेट होगी तो अब हमें ऐसा भी देखना पड़ेगा ना कि दैट हीट शुड बी इनफ फॉर थर्मियोनिक एमिशन टू टेक प्लेस। हीट तो जनरेट नॉर्मल में भी हो जाएगी, बट अब इलेक्ट्रॉन्स को वो सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड करवा पा रही है कि वो एमिट हो रहे हैं, और एमिट भी एक पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी के साथ हो रहे हैं नहीं हो रहे, वो भी वो चीज होती है ना। ओके है ना मैम, ठीक बेटा, है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को अगर हमें एमिट करना है तो हमें कुछ पर्टिकुलर अमाउंट की उसको हीट तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी ना, ठीक है। और वो आपकी वर्क फंक्शन वगैरह पे डिपेंड करती है, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर लाइट जो काम कर रही है वो यहाँ पे हीट कर रही है, तो वो फिर आपका जो भी मटेरियल जिसकी बनी होती है उसके वर्क फंक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है बेटा। यस मैम। चलो, अब हमने इतना तो प्रोसेस समझ लिया, अब इसके आगे क्या होता है तुम्हारा, इसके आगे तुम्हारा क्या होता है इलेक्ट्रॉन गन के अंदर। अब हमारे इलेक्ट्रॉन्स एमिट तो हो गए, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे एमिट होते हैं, हमने देखा कि बैटरी भी हमने कनेक्ट कर रखी है, तो बेसिकली अ बैटरी इज कनेक्टेड, अ बैटरी इज कनेक्टेड, a battery is connected across the vacuum tube, a battery is connected across the vacuum tube, और ये बैटरी का काम यही होता है कि जो भी हमारे ये एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये उस बैटरी के थ्रू निकल जाएंगे। सो अ बैटरी इज कनेक्टेड across the vacuum tube through which accelerated electrons, through which the accelerated electrons move out, through which the accelerated electrons move out, ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पर अब हमें इक्वेशंस देखनी है थोड़ी सी। अब इक्वेशंस कैसे देखोगे, लेट मी से कि जिस पॉइंट पे ये सारी चीजें शुरू हुई वो पॉइंट था मेरा पॉइंट ए, वो पॉइंट था मेरा पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट था कुछ पॉइंट ए, और ये वाला पॉइंट है कुछ पॉइंट बी। तो बेटा ए पॉइंट पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ए पॉइंट पे क्या है, जीरो। ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी ए पॉइंट पे, पोटेंशियल एनर्जी भी तो जीरो ही हो जाएगी ना ए पॉइंट पे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारी क्या होती है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल, तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल भी तो जीरो है, यस मैम। ना। तो अगर हम यहाँ पर अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं तो मैंने क्या बोला कि काइनेटिक एनर्जी एट ए पॉइंट विल बी इक्वल टू जीरो, एंड वी आल्सो नो दैट पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट विल बी इक्वल टू जीरो। नाउ लेट्स लुक एट बी पॉइंट। अब बी पॉइंट पे जब तक मेरे इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे तब तक उनकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी तो बनी जाएगी, वो तो ऑब्वियस सी बात है। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी बन जाएगी इस केस में बी वाले में, चार्ज इनटू पोटेंशियल माइनस। वेरी गुड, चार्ज कितना होता है माइनस ई के बराबर। पोटेंशियल हमने देखा कि वी पोटेंशियल सपोज डेवलप हुआ तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यस मैम। तो अब अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं, अब अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल लगाते हैं तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें क्या बोलता है, दैट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज Ka plus UA will be equal to फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से मेरे पास कुछ ऐसा नहीं आ जाएगा, यहां से मेरे पास कुछ ऐसा नहीं आ जाएगा दैट हाफ mv स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू EV। यस मैम। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। यहाँ पर हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। तो यहीं से हमारे काफी ज्यादा हाईली आप एक्सेलरेटेड अपने काफी ज्यादा हाई वेलोसिटी से एक्सेलरेटेड अपने इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट करवा सकते हो, तो इसी को हम इलेक्ट्रॉन बीम भी कहते हैं। तो यहाँ से आप एक और इंपॉर्टेंट चीज देख सकते हो कि ये जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ 2ev
अपॉन एम। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जाता है कि अगर किसी हम पार्टिकल को किसी पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू एक्सेलरेट करवा रहे हैं तो उसके अंदर हमारा कितना वैल्यू रहेगा वेलोसिटी का। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आपसे कॉमनली पूछा जाता है। तो ये वाली चीज हमें पता चल गई है यहाँ से, दैट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू व्हाट, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस केस इज इक्वल्स टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ 2ev अपॉन m। इज दिस पार्ट ओके गाइस? यस मैम, मैं एक बार स्लाइड दिखा दो लास्ट वाली। अच्छा, एक बार स्लाइड दिखा दो, लास्ट वाली देख लो बेटा। मैम ये वर्क कैसे करता है? बेटा ये ऐसे वर्क करता है कि आपने एक बैटरी लगा रखी है, वो बैटरी क्या करती है, ये जो कॉइल फिलामेंट होती है यहाँ पर, ये फिलामेंट इस हिसाब से होती है कि जैसे जैसे इसमें से करंट पास करेगा, जैसे जैसे ये हीट अप होगी, वैसे वैसे ये जो कॉइल है वो स्टार्ट कर देगी अपने इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करना बिकॉज ऑफ थर्मियोनिक एमिशन। सो नाउ वंस इट स्टार्ट एमिटिंग द इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ऑफ थर्मियोनिक एमिशन, तो काफी ज्यादा हाई वेलोसिटी से भी वो एमिट करती है उनको। वो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे कंप्राइज ऑफ द पोटेंशियल जिसके थ्रू आप इसको एक्सेलरेट करवा सकते हो। तो वहां से हमारे पास वैल्यू आ जाती है वेलोसिटी की। क्या थर्मोनिक इमोशन क्या होता है? थर्मियोनिक एमिशन क्या होता है कि अब इलेक्ट्रॉन्स को, अगर इलेक्ट्रॉन्स हमारे किसी भी चीज में बंद है, इलेक्ट्रॉन्स हमारे किसी भी चीज के अंदर ऐसे बंद है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को कुछ एनर्जी चाहिए होगी कि वो अपने जो भी बाहर वाले बॉन्ड्स हैं, बाहर वाले ऑर्बिट है, उससे एस्केप कर पाए। थर्मियोनिक एमिशन का क्या मतलब है, ये जो एनर्जी आप इलेक्ट्रॉन्स को दे रहे हो, आप हीट एनर्जी के फॉर्म में प्रोवाइड करवा रहे हो। अगर आप उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हो किसी इलेक्ट्रॉन को जो किसी मटेरियल के अंदर बाउंडेड है, तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले लेगा, मटेरियल से बाहर निकल जाएगा और कुछ काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकलेगा, जो काइनेटिक एनर्जी से वो अपना आगे की डायरेक्शन में चला जाएगा। हाँ बेटा, स्पीड से मूव करता है बेटा राज। मैम ये यूज का होता है? बेटा ये सारे एक्सपेरिमेंट्स में यूज होता है, जहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है, जहाँ पे भी आपको इलेक्ट्रॉन्स की नीड होगी वहाँ पे ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स में तुम्हारा यूज हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गन का तुम्हारा साइक्लोट्रॉन भी, साइक्लोट्रॉन का यूज थोड़ा सा, हाँ साइक्लोट्रॉन को किसी भी पार्टिकल को ऐसे एक्सेलरेट करवाने के लिए आप यूज कर सकते हो, बट यूजेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम भी हमारे मतलब काफी ज्यादा अच्छे रहते हैं। जैसे मैंने उसके वो साजिश डायग्राम वगैरह मैम बनवाए नेक्स्ट स्लाइड दिखा दो। एक्सरेज वगैरह आप बनवाते हो, टेलीविजन स्क्रीन वगैरह के ऊपर भी होता है, हर जगह पे आपका ये इलेक्ट्रॉन बीम जो होता है वो वाला काम में आ जाता है, इलेक्ट्रॉन गन आपका काम में आ जाता है। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब में इसका यूज होता है। कैथोड रे ट्यूब को यूज करके आई थिंक हमने जैसे बचपन में कोई एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें से लसाजस फिगर्स वगैरह बने थे, तो वो वाली चीज करी थी, उसमें भी यही वाली चीज की एप्लीकेशन थी। ठीक है ना, आपने बचपन में बचपन माने ऐसे ऐसे बैचलर्स मास्टर्स, दैट इज बचपन, दैट इज नॉट ऐसे बचपन नहीं, ऐसे ऐसे 2 साल के बच्चे वाला बचपन। ठीक है, इतना क्लियर है तो बताओ। तो कुछ ज्यादा ही मतलब नहीं नहीं, इतनी एंशिएंट नहीं हूं मैं अभी। मैम वैसे अगर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो मैम ये फिलामेंट तो फिर चार्ज हो जाएगा फिर। हाँ, तो मैम इसका कुछ इफेक्ट नहीं होता फिर? नहीं देखो, जैसे अब क्या हो रहा है आपके, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अभी हम पढ़ेंगे बाद में, तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारा कोई मटेरियल है, उससे हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बाहर के एरिया में बाउंड है वो हमारे एस्केप कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की कुछ पर्टिकुलर एनर्जी वगैरह होती है, वो डिपेंड करता है कि हमारा मटेरियल का वर्क फंक्शन कितना है, कितना एनर्जी मटेरियल को चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर पाए, और बची हुई एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन उनसे एक्सीलरेट हो जाते हैं। तो वही सेम सिचुएशन बेटा यहाँ पे भी हो रही है। ठीक है, वही सेम सिचुएशन यहाँ पे भी होती है। यहाँ पे बस ये होता है कि लाइट की जगह हम हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे हमारे इलेक्ट्रॉन्स वो हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहे हैं और वो इनकी काइनेटिक एनर्जी में रिफ्लेक्ट होगी। सही है बच्चों? यस मैम। ठीक है, अब इसी को मैं जनरलाइज करके किसी भी पार्टिकल के लिए लिख सकती हूँ, इसी को मैं जनरलाइज करके किसी भी पार्टिकल के लिए लिख सकती हूँ, दैट इफ आई एम हैविंग अ चार्ज पार्टिकल, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल, व्हेन अ चार्ज्ड पार्टिकल of mass m, when a charged particle of mass m and charge q is accelerated through a potential, किसी पोटेंशियल के थ्रू अगर आप किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर रहे हो थ्रू अ पोटेंशियल v, तो उसकी भी कुछ वेलोसिटी तो आ ही जाएगी ना, उसकी भी तो कुछ वेलोसिटी आई जाएगी, तो उसकी वेलोसिटी भी आप यही वाले सेम एक्सप्रेशन से निकाल सकते हो। ये तो हमने बचपन में भी किया ही था जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे। इट्स वेलोसिटी इज गिवन बाय भाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला रूल लगा लो आप लोग, QV अपॉन m, QV इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। हाँ, तो 2QV अपॉन m का रूट। ठीक है, तो वेलोसिटी आपकी कितनी हो जाएगी, 2QV अपॉन m, इसको कैपिटल V कर देते हैं और बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी, 2 इंटू Q इंटू कैपिटल V अपॉन m का अंडर रूट। यहीं से अगर आप चाहो तो आप मोमेंटम भी कैलकुलेट कर सकते हो, यू कैन कैलकुलेट द मोमेंटम एज वेल।
है ना। अब मोमेंटम आपका कितना हो जाएगा, P इज इक्वल्स टू mv होता है तुम्हारा, तो इसको मास से मल्टीप्लाई कर लो, तो मोमेंटम की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 2m। 2m3v। ठीक है, तो ये वाली चीज आ जाएगी। इसको आप वैसे भी देख सकते हो कि हमें पता है कि QV जो होती है वो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है, और हमें पता है दैट पोटेंशियल जो होता है वो हमारा अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय m मल्टीप्लाइड बाय काइनेटिक एनर्जी होता है। तो वहां से भी आपके पास यही सेम चीज आएगी जो आपके पास यहाँ से आ रही है। सही है बच्चों, क्लियर है ये चीज? यस मैम ये वाला बताना, कौन सा वाला बेटा, पोटेंशियल वाला? मोमेंटम वाला। अच्छा, मोमेंटम वाला। तो मोमेंटम क्या होता है बताओ मेरे को एक बार, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोमेंटम? m into v। m इंटू वी होता है। मोमेंटम की एक और वैल्यू हमने लिखी है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है मैम, काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी इज p²/2m, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी अगर हमारी p²/2m है तो वहां से मोमेंटम की एक और वैल्यू भी तो आ गई मेरे पास। ओके। सही बात है ना, तो वो वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है बेटा। ठीक है, p²/2m से काइनेटिक एनर्जी इसमें की वैल्यू इज इक्वल टू p²/2m, मतलब मोमेंटम विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m मल्टीप्लाइड बाय काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमने अभी qv के बराबर निकाली थी, तो वो वाली चीज प्लग इन कर दो, वरना ये जो हमने निकाला है वहां से वेलोसिटी की वैल्यू आई गई है, तो आप मोमेंटम में मास से मल्टीप्लाई करके दोनों की दोनों सेम एक्सप्रेशंस देख सकते हो। सही है बेटा? इसमें चलो, तो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। हाउ विल वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? How will we solve this question? An alpha particle of mass m is accelerated through a potential v and falls perpendicularly in a magnetic field b with velocity v. Find the radius of its trajectory. इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट से। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इससे इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे कि पहले आपको बोलेंगे कि वो कुछ एक्सेलरेट हो गया, कुछ इलेक्ट्रॉन गन से निकल गया कोई पार्टिकल, या फिर कुछ पार्टिकल की कुछ इनिशियल एक्सेलरेशन हो गई। अब उसके बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो उस वेलोसिटी से आपका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुस गया, तो अब आपको बताना है कि उसका रेडियस किसके बराबर होगा। तो ट्राई टू सॉल्व दिस, टेल मी व्हाट विल बी द आंसर इन दिस केस। कैसे सॉल्व करेंगे? अल्फा पार्टिकल होता क्या है? हीलियम। हीलियम का न्यूक्लियस। Very good. Alpha particle is the nucleus of helium atom. Alpha particle is the nucleus of helium atom. तो हीलियम एटम में से अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दोगे ना, तब आपके पास पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल आता है। If we remove 2 electrons, if we remove 2 electrons from helium atom, it becomes positively charged alpha particle. It becomes positively charged alpha particle. मैम अंडर रूट ऑफ mv/eb आ रहा है। वेरी गुड। EB नहीं आएगा, EB स्क्वायर आएगा, एक बार चेक करो। यस मैम, सॉरी, v²। ठीक है, बिल्कुल सही बोला बेटा। अब बताओ स्टेप्स क्या क्या करें। तो हमें पता है कि अल्फा पार्टिकल तो हमारा कितना हो गया, हीलियम 2 4 और 2 चार्ज होता है, +2e का चार्ज होता है इसके ऊपर। ठीक है, तो अब हमें पता है कि अब आपका पार्टिकल जो है वो परपेंडिकुलरली आपने मैग्नेटिक फील्ड में उसको एग्जिबिट कर दिया है। तो अगर सपोज मेरा मैग्नेटिक फील्ड कुछ क्रॉस अंदर की साइड पे होगा, अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड पे होगा और उस पे मैंने अपना जो पार्टिकल है, मैम अपना आप जो अंदर की साइड ही के लिए आउटवर्ड की नहीं चाहिए। आउटवर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज क्वेश्चन में तुम्हें अंदर की साइड गिवन है और तुम्हारा अल्फा पार्टिकल जो है वो कुछ इस तरीके से आया, तो अब इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी? अंदर। अंदर नहीं लगेगी। ऐसे करो ना, फादर मदर चाइल्ड। ऊपर की तरफ। फोर्स, मैग्नेटिक upward। फील्ड, वेलोसिटी, फोर्स तुम्हारी अपवर्ड्स लगेगी, तो ये तुम्हारा कुछ ऐसे ऐसे सर्कल बना लेगा, है ना। इसकी तुम्हें ट्रैजेक्टरी बतानी है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। ठीक है, वी हैव टू टेल द ट्रैजेक्टरी ऑफ दिस सिचुएशन। तो हमें पता है कि सर्कुलर ट्रैजेक्टरी में तो घूमेगा ये। मोमेंटम आप बता सकते हो पार्टिकल का मोमेंटम कितना होगा, हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया है। मोमेंटम इज व्हाट, अंडर रूट ऑफ 2m मल्टीप्लाइड बाय काइनेटिक एनर्जी। वेरी गुड, 2m मल्टीप्लाइड बाय काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वाज हमारी qv, सो वी नो दैट मोमेंटम इज इक्वल्स टू 2 इनटू मास ऑफ अल्फा मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑफ अल्फा मल्टीप्लाइड बाय v। तो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, ये कितना हो जाएगा? नहीं, अच्छा 2 थोड़ी होता है यहाँ पे,
नहीं मैम होता है। हाँ ठीक है, तो मैम अंडर रूट होता ऑफ है। 2m क्यूबी हमारे पास आ जाएगा। अब अल्फा पार्टिकल का मास तुम्हारा कितना होता है, कुछ भी, चलो मास है तुम्हारे अल्फा पार्टिकल का, तो हमारे पास आ गया 2 इंटू मास। चार्ज हमें पता है कि ट्वाइस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन चार्ज होएगा इस पे मल्टीप्लाइड बाय v। तो एक तरीके से मेरे पास मोमेंटम की वैल्यू कितनी आ गई, 2 तो मेरा बाहर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ MEV। MEV। दिस इज ओके, ठीक है। अब अगर मुझे रेडियस लिखना है तो रेडियस हमारा कितना होता है, mv अपॉन क्यूबी। तो ये जो mv है ये तो मोमेंटम ही तो हो गया, mv जो है वो तो मोमेंटम ही हो गया। तो मोमेंटम की वैल्यू हमने निकाल ली, 2 अपॉन 2 इंटू MEV का अंडर रूट डिवाइडेड बाय चार्ज, आपको पता है 2e के बराबर चार्ज होएगा मल्टीप्लाइड बाय b। तो यहां से अब आप लोग r की वैल्यू लिख सकते हो। r की हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ये 2 से 2 हमारा कट जाएगा, e से e ये वाला कट जाएगा, तो 1 बाय b बचेगा मेरे पास अंडर रूट ऑफ mv अपॉन e। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ रेडियस इन दिस केस। यस इज मैम। दिस ओके, यही आया सबका आंसर? यस मैम। ठीक है, ये क्लियर है सब बच्चों को कि हाँ क्या हुआ इस क्वेश्चन के Yes, अंदर? ma'am. इस तरीके से कोई भी पार्टिकल देंगे तो उसमें निकाल लोगे। ठीक है, यहाँ पे खाली ये डिफरेंस एक एडिशनल स्टेप आया कि तुम्हें पहले मोमेंटम वाली जो वैल्यू है वेलोसिटी वहां से अपनी निकाल ली, मोमेंटम निकाल लिया, वो वाला पार्ट हमारा आया। ठीक है चलो, अब इसके आगे बेटा नेक्स्ट टॉपिक विच वी वांट टू अंडरस्टैंड इज नोन एज मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रोमेट्री, मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो अब मास स्पेक्ट्रोमेट्री का मतलब क्या होता है, ये जो चीज आपने करी है ना, ये जो चीज आपने करी है जिसमें हमने ये जो रेडियस वाली चीज है वो हमने निकाली है, तो रेडियस की वैल्यू हमारे पास 1 अपॉन बी अंडर रूट ऑफ mv अपॉन ई आई है। तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि रेडियस की हमारे पास ये वैल्यू आई है, मोमेंटम की हमारे पास ये वैल्यू आई है, और इसको हम यूज कर लेते हैं टू सेग्रीगेट, इसको हम यूज कर लेते हैं टू सेग्रीगेट टू आइसोटोप्स ऑफ द सेम मटेरियल। Two isotopes of the same material can be segregated using this, of the same material. तो अगर हमारे पास दो isotopes हैं of the same material, then we can use them, then we can use mass spectroscopy to segregate them. अब ये isotope का मतलब तुम्हारा क्या होता है, बताना isotope का मतलब क्या होता मैम है? जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है लेकिन एटॉमिक नंबर Atomic सेम होता mass है। difference. ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, that they have same number of protons, इनका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो तुम्हारा सेम रहता है, दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बट इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग होते हैं, डिफरेंट न्यूट्रॉन। डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं इस केस में, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं इस केस में। तो इसका मतलब है कि चार्ज जो होगा, चार्ज इस केस में सेम होएगा बट मास का फर्क होता है। ठीक है, इसको आप एक और तरीके से बोल सकते हो कि चार्ज हमारा सेम होएगा आइसोटोप्स के अंदर, मास का फर्क हमारा आ सकता है। सही बात है ना बेटा? Yes, है ma'am. ना? तो अब अगर सपोज आप क्या कर रहे हो, आइसोटोप्स को, isotopes are accelerated, isotopes are accelerated by the same potential, isotopes are accelerated by the same potential, सेम पोटेंशियल से हम उनको एक्सेलरेट कर रहे हैं, उन्हें कुछ वेलोसिटी उनकी आ गई होगी, एंड प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलरली टू बी, and they are projected perpendicularly to some magnetic field, and they are projected perpendicularly to some magnetic field. तो अब होगा क्या कि दोनों के दोनों सर्कुलर ऑर्बिट करेंगे, दोनों के दोनों सर्कुलर ma'am. ऑर्बिट तो बनाएंगे, बट दोनों के दोनों का सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस जो होगा वो डिफरेंट होएगा। They will travel in circular path, they will travel in circular path, they will travel in circular path, but both will have different radii, both will have different radii, both will have different radii. ठीक है, अब इसका मैथमेटिक्स भी देख लो, इसको तुमने वैसे पिछले क्वेश्चन में प्रूव कर ही लिया है कि रेडियस की वैल्यू 1 अपॉन बी अंडर रूट ऑफ mv अपॉन ई आती है, तो रेडियस तुम्हारा मास पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। तो अगर दो तुम्हारे आइसोटोप्स है जिनका मास अलग अलग है, उनका चार्ज सेम है, उनका पोटेंशियल सेम है, बी का वैल्यू सेम है, तो ऑब्वियसली मास के डिफरेंस होने की वजह से उनमें रेडियस की दोनों में वैल्यू अलग अलग आएगी। मैम क्यू कम मैम होगा अगर तो मास रेडियस ज्यादा होगा। बिल्कुल बेटा, चार्ज का यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, चार्ज जो है वो हमारा सेम है, आइसोटोप्स के केस में चार्ज हमारा सेम रहता है, मास का डिफरेंस होता है। नहीं मैम, मैम मैं मास बोल रहा हूँ की हाँ, कर बिल्कुल सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, अगर चार्ज कम होगा तो हमारा रेडियस ज्यादा आएगा। ठीक है, तो अब इसको अगर तुम्हें प्रूफ भी करना है, अच्छा पीछे वाला स्लाइड यस मैम पिछले देख लो, कोई दिक्कत नहीं। मैम आपके उधर भी बारिश हो रही है क्या?
नहीं, बारिश तो अभी पता नहीं हो रही है नहीं हो रही, बाहर जाके देख के आती हूँ। अभी तो अगर हो गई तो फिर क्या ही होगा। दिल्ली में बारिश नहीं हो रही। दिल्ली में नहीं हो रही बारिश मेरे हिसाब से तो। मैम नहीं बहुत मैम गर्मी बिल्कुल पड़ रही नहीं हो है, रही। फिर से बारिश पड़नी चाहिए मैम। हाँ, ताकि फिर यस से मैम, ऐसे बहुत यमुना कम लेवल है। राइज हो जाए। अभी ना ऐसा हुआ था बीच में नहीं कि मैम गर्मी बहुत पड़ रही है, मैं तो हाँ पसीने से भीग जाता हूँ जाते नहीं, जाते स्कूल। it's very very hot, it's hot and it's humid as well, it's a very weird weather अभी आजकल। और ऊपर से मेरे को तो पता, मैं तो बोल रही हूँ कि या तो फिर खाना ठीक नहीं आ रहा या फिर हमारे घरों में पानी ठीक नहीं आ रहा, बिकॉज एवरीवेयर आई एम हियरिंग दैट एवरीवन इज गेटिंग अ स्टमक इन्फेक्शन। हाँ हमारे स्कूल वाले क्या करते हैं ना, सुबह मैम सुबह बुला के गर्मी में खड़ा कर देते हैं, उसके बाद बोलते हैं मेडिटेशन करो। वेरी गुड। बच्चे क्या मेडिटेट करेंगे, बच्चे ये विश करेंगे भगवान जी से कि भगवान जी बस हमें यहाँ से निकालो, क्लास में डाल दो ताकि धूप से बच जाए हम लोग। मैम मैम हमारे मैम स्कूल में भी मेरा पहले तो दोपहर का स्कूल है, जाते जाते ही पसीने से भीग जाते हैं, तो हाँ, वो जिनका प्रेयर इवनिंग नहीं स्कूल है कराते। उनको तो और दिक्कत होती होगी। Yes, ma'am. अरे नहीं, सब बच्चे ऐसे ध्यान रखो अपना, अगर इतनी दिक्कत होती है तो ऐसे अम्ब्रेला लेके चले जाया करो, थोड़ा बच जाओगे धूप से। मैम आई फ्लू भी बहुत बढ़ रहा है दिल्ली में। अच्छा, तो आई फ्लू भी मैम फिर मैम उसके हर भी साइकिल बच्चे से को जाते प्रिकॉशंस दिक्कत हैं। पड़ते हैं। आता है। स्कूल में बच्चों की संख्या बहुत कम हो गई है, सर्कुलर आ रहा है अच्छा कि बच्चे क्यों नहीं आ रहे। अब नोटिस भेजेंगे सोमवार से। अच्छा जी, नहीं ठीक है, तो फिर आप लोग भी ध्यान रखो, देखो कि क्या प्रिकॉशंस होती हैं, टेक केयर ऑफ योर आईज भाई अपने। आई थिंक नीटनेस मेंटेन करनी होती है अपने, जब हैंड्स धोती हैं तो आईज को टच वगैरह नहीं करना है, यही सब करो मैम आप लोग मतलब भी। आधी से भी ज्यादा, मतलब 1/4 स्कूल में आज बच्चे आए थे बस। अच्छा, सबके स्कूल इतनी में ये दिल्ली। दिक्कत हो रही है क्या? यस मैम। मैम Yes, ma'am. काफी लोग यस को हो रहा मैम, है। हमारे भी स्कूल में हो रहा है। नहीं ठीक है, तो सब लोग देखो, मैं तो यही हमारे बोलूंगी तो कि मैम आईटी एवरीवन वाले टेक सर केयर को ऑफ ही हो चार गया। बंदों योरसेल्फ। से मिल चुका हूँ 3 दिन में, अच्छा जी, आई फ्लो वालों से। बताओ। नहीं, आप मैम लोग भी मतलब अपना मेरे ध्यान रखो। जिस रूम में बैठता हूँ ना उसमें मतलब 31 बच्चों को हो चुका है फ्लू। 31 बच्चों को आई फ्लू हो चुका है? और हमारे ऊपर भी जो 10th क्लास बढ़ती है उसमें भी कई बच्चों को हो चुका है। अच्छा, नहीं अजय बेटा, आप तो ध्यान रखो अपना, जिन बच्चों की भी क्लास में ये चीज फैल रही है, आप लोग अपना ध्यान रखो, अपना सैनिटाइजर वगैरह लेके चले जाया करो, अगर हैंड्स वगैरह क्लीन रखने हैं, आईज को अपना टच मत करो किसी भी ऐसे रोग चीज से, ठीक है? आई थिंक यही प्रिकॉशंस होते हैं, कुछ लगता है तो अपना मैम इसमें ध्यान तो रखो, बच्चे मेडिसिन ज्यादा लो। मजे ले रहे हैं, स्पेक्स लेके अच्छा, जाते हैं, पहन जाते हैं और हाँ, टीचर पढ़ाता है। अब कोई कहेगा भी नहीं कि इस गूगल क्यों पहन रखे हैं। ना सही बात है। नहीं नहीं, कोई नहीं, आप लोग अपना ध्यान रखो, बस हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सब बच्चों के लिए, ठीक है? चलो। हमें तो गला खराब हो जाता है, ठंडा पानी भी नहीं पी सकते थे। नहीं, बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है जीवन में। अब आ जाओ इसकी मैथमेटिक्स पे। तो बेटा मैथमेटिक्स में अब होगा क्या, दोनों का चार्ज सेम है। सो लेट मी से आई एम करंटली टॉकिंग अबाउट आइसोटोप 1। तो ये आइसोटोप 1 के केस में चार्ज तो सेम ही है, क्यू वी से मैंने उसको एक्सेलरेट किया, दिस विल बी इक्वल टू हाफ m1, जो भी इसकी वेलोसिटी आई v1 का स्क्वायर, है ना, एंड दिस विल आल्सो बी इक्वल टू p1 स्क्वायर अपॉन 2m1। तो यहाँ से मेरे पास कुछ मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से मेरे पास यस मैम। मोमेंटम की क्या वैल्यू आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ जो पहले आई थी वही तो आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 2m1 qv। ये सही है? यस मैम। यही सेम चीज हम सेकंड केस में भी कर सकते हैं फॉर आइसोटोप 2। आई कैन डू द सेम थिंग फॉर आइसोटोप 2। तो अब आइसोटोप 2 के केस में भी चार्ज तो सेम ही है, पोटेंशियल भी हमने सेम से ही एक्सेलरेट करा है, मास अलग होगा तो वेलोसिटी भी अलग होगी। तो हाफ m2 v2 स्क्वायर वाला केस बन जाएगा यहाँ पर, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, p2 स्क्वायर अपॉन 2m। यहाँ से अगर मैं p2 की वैल्यू लिखूंगी तो p2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √2m2 वेरी गुड, p2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2m2 qv। सही है, M2Q. बिल्कुल सही बेटा। अब अगर मुझे रेडियस निकालना है, अब अगर मुझे रेडियस निकालना है, तो रेडियस में r1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m1v अपॉन qb, यस ठीक मैम। है? इसका मतलब है p1 मैम अपॉन qb के बराबर हो जाएगी। तो r1 की वैल्यू यस मेरे पास मैम, कुछ आ जाएगी, व्हाट, अंडर रूट रूट ऑफ अंडर 2 m2, M1 क्यूब। q से q नीचे वाला कट जाएगा ना, v यस मैम। अपॉन q b का स्क्वायर, ठीक है? इस तरीके से लिख रही हूँ इसको। और वही अगर मैं r2 की वैल्यू निकालूंगी तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर दिस विल बी मैम m2v। M1 आएगा ना उसमें, अच्छा राइट, ऊपर उसमें वाले m1 में। है, हाँ सॉरी, वी विल हैव m1 इन दिस केस, ठीक है? और यहाँ पर अगर मैम मैं ये लिखूंगी, बी और बी में कंफ्यूजन हो रहा है। अच्छा स्मॉल v और कैपिटल v में, नहीं मैम ये वेलोसिटी और वो पोटेंशियल में। तो वेलोसिटी के केस में वैसा वो लगा दिया ना, चलो वेलोसिटी के केस में ऐसा कर देते हैं, क्यों लिख दो। वेलोसिटी के केस में ये ऐसे बना देते हैं, ठीक है? जो
कैपिटल V है उसको एज इट इज लिखूंगी, वेलोसिटी में ऐसे वो कर्सिव में लिख दूं, सही है? ठीक है मैम R1 रेडियस एक बार फिर से एक्सप्लेन करना। ठीक है बेटा, रेडियस हमारा mv अपॉन qb होता है, तो mv जो होगा वो हमारा मोमेंटम हो जाएगा, मोमेंटम इज अंडर रूट ऑफ 2m1 q अपॉन v, तो q और q कैंसिल आउट हो जाएंगे ना ऊपर नीचे से, तो नीचे मेरे पास रूट q बचेगा और b आपके पास आएगा, तो b को मैंने अंदर b स्क्वायर करके लिख दिया है ताकि दोनों कंपैरिजन हो जाए। ठीक है, मैथमेटिक है ये पूरा। यस मैम। अब इसके बाद अगर आप R2 की वैल्यू लिखोगे तो वो कितनी हो जाएगी, 2m2 पोटेंशियल डिवाइडेड बाय qb का होल स्क्वायर। सो वी कैन सी दैट ओनली डिफरेंस हियर इज इन द मासेस। तो अगर आपके पास जो भी आपके पास रेडियस का डिफरेंस आ रहा है, दैट इज गोइंग टू बी द रेशियो ऑफ द टू मासेस, इट्स गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ द टू मासेस। इज दिस ओके? ठीक है, तो अब आइसोटोप्स को ऐसे सेग्रीगेट कर सकते हैं क्योंकि वो अलग अलग पाथ में ट्रैवल करेंगे। अब एक्सपेरिमेंटली क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली इस टेक्निक को यूज करके आप मास टू चार्ज रेशियो निकाल लेते हो। ठीक है, रेडियस जो होता है वो आप मेजर कर लेते हो प्रैक्टिकली, और उससे आप मास टू चार्ज का जो रेशियो होता है, m/q का जो रेशियो होता है, वो अपना डिटरमिन कर सकते हो। सही है बेटा? यस मैम। सीधा डायरेक्टली m1 by के v m2 ही क्यों नहीं किया? फिर से बोलो बेटा। मैम डायरेक्टली m1 by के m2 क्यों नहीं किया? वही तो किया है। नहीं मैम, जैसे हमने वेलोसिटी की वैल्यू निकाली थी, फिर उसके बाद इस वाली में डाली, पहले हमने शायद सीधा डायरेक्टली वेलोसिटी को काटा था। हाँ हाँ, वैसे कर लो, वो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मैंने खाली सारे स्टेप्स दिखा दिए। ठीक है, ये तो मैंने खाली सारे स्टेप्स दिखा दिए और कुछ नहीं है। सही है? ठीक है, चलूं आगे? यस मैम। चलो, तो इतना हमें आइसोटोप वाला जो पार्ट है वो समझ में आया। अब इसको ना प्रैक्टिकली करने का भी यही तरीका होता है कि आपका कुछ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, कुछ थिकनेस का ZNS स्क्रीन वगैरह उसको यूज किया जाता है, फिर पार्टिकल को थोड़ा सा उस फील्ड के अंदर डिविएट किया जाता है और फिर देखा जाता है कि हाँ इस सिचुएशन में क्या हो रहा है। पार्टिकल की टेंडेंसी रहती है कि वो थोड़ा घूमेगा फिरेगा, बट फिर देखा जाता है कि इस सिचुएशन में हो क्या रहा है। ठीक है, तो जैसे अब सपोज इसका अगर मैं डायग्राम थोड़ा सा तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कि प्रैक्टिकली सिचुएशन में होता क्या है, व्हाट हैपेंस इन दिस केस प्रैक्टिकली। ठीक है बेटा, तो प्रैक्टिकली सिचुएशन में अब क्या होगा कि सपोज मेरे पास इस तरीके का यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ थिकनेस T का, तो मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास कुछ थिकनेस T के अंदर ही है, मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास कुछ थिकनेस T के अंदर ही है। ठीक है, सपोज मेरे पास अंदर की साइड पे मैग्नेटिक फील्ड है इस केस। अब इसके आगे, इसके कुछ डिस्टेंस आगे एक स्क्रीन लगी होती है, इसके कुछ डिस्टेंस आगे एक हमने ZNS की स्क्रीन लगा रखी होती है, ये होती है हमारी स्क्रीन। ठीक है, कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन, मतलब इसी तरीके का हमारा एपरेटस सेटअप किया जाता है। अब होता क्या है कि आप किसी पार्टिकल को यहाँ पे अगर घुसा रहे हो, आप किसी पार्टिकल को अगर यहाँ पर घुसा रहे हो, तो पार्टिकल आपका थोड़ा सा डिविएट हो जाएगा, है ना। पार्टिकल की टेंडेंसी, पार्टिकल को आपने वैसे वेलोसिटी दी इस केस में, पर पार्टिकल पे क्योंकि फोर्स लगेगी वो थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, पार्टिकल आपका थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, तो ये जो है वो कुछ एंगल आपका इंस्क्राइब कर देगा ऑन द स्क्रीन। यही होगा ना बेटा? कैन यू गाइस इमेजिन दैट? इस तरीके के तो क्वेश्चंस हमने पिछली क्लास में सॉल्व भी किए थे ना, कि जब तक वो मैग्नेटिक फील्ड के, अच्छा स्क्रीन स्टक है, अरे यार एक सेकंड बेटा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, इस एरिया में हमारे पास कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, ये कुछ डिस्टेंस पे एट सम पर्टिकुलर डिस्टेंस विच इज D हम लोगों ने स्क्रीन रख रखी है फ्रॉम दिस मैग्नेटिक फील्ड वाला पार्ट। तो ये जो D होता है इट इज काफी लार्ज, D इज वेरी लार्ज। जो आपका स्क्रीन का डिस्टेंस है और जहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो काफी ज्यादा होता है। अब आपको पता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है जिसका कुछ चार्ज Q के बराबर है, उसकी वेलोसिटी V के बराबर है, मास उसका M के बराबर है, वो अगर ये फील्ड के अंदर एंटर करेगा तो जब तक फील्ड के अंदर प्रेजेंट है तब तक वो डिविएट हो जाएगा और उसकी टेंडेंसी होगी सर्कुलर मोशन में जाने की। तो वो थोड़ा सा डिविएट होएगा, जैसे ही फील्ड खत्म हुआ वैसे ही वो बाहर आएगा एंड इट विल इंस्क्राइब सम एंगल, इट विल इंस्क्राइब सम एंगल। तो प्रैक्टिकली तो ये जो एंगल होता है ये भी बहुत छोटा होता है, प्रैक्टिकली ये जो एंगल होता है थीटा, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी छोटा। और यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना y वैल्यू पे उसने ये जो एंगल है वो सब्सक्राइब किया, वो इंस्क्राइब किया। इज दिस ओके?
प्रैक्टिकली इसे निकालना पॉसिबल भी होता है। हाँ होता है, मतलब बहुत ज्यादा माइक्रोस्कोपिक सेंस में इसको देखा जाता है, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है। ठीक है, सही है। मैंने सोचा इतना छोटा थीटा होगा तो फिर निकालेंगे कैसे। नहीं नहीं, निकल जाता है, कोई टेंशन नहीं होती। अब ये जो थीटा होता है, ये तुम्हारा आइडियली होता क्या है कि यहाँ पर ये जो छोटा सा सर्कल तुम्हारा बनेगा, जो भी तुम्हारा रेडियस होना चाहिए, उसके रिस्पेक्ट में भी ये थीटा कुछ आ जाएगा, है ना। जितने टाइम पे ये थिकनेस के अंदर था तुम्हारा पार्टिकल, फॉर वट एवर टाइम इट वॉज इनसाइड दिस पर्टिकुलर थिकनेस, एंड जो तुम्हारा यहाँ पर रेडियस बन रहा था, उससे भी तुम्हारा साइन थीटा की कुछ वैल्यू आ जाएगी। तो वहां से तुम्हारे पास साइन थीटा की जो वैल्यू आ जाती है, दैट कम्स आउट एज द थिकनेस टी अपॉन द रेडियस। जो भी हमारा रेडियस यहाँ पे इंस्क्राइब होता है, तो हमें रेडियस की भी वैल्यू पता है, अलग अलग वैल्यूज रेडियस की क्या क्या होती है। वी नो दैट रेडियस की वैल्यू इज व्हाट, mv अपॉन qb। रेडियस की वैल्यू आप b के टर्म्स में वैसे भी लिख सकते हो, दैट इट इज 1 अपॉन b अंडर रूट ऑफ 2mv अपॉन q, है ना। ये हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ गई यहाँ से। और अब थीटा की एक और वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हो, क्योंकि ये थीटा आपका नेग्लिजिबल है, तो थीटा की एक और वैल्यू आपके पास y और d के टर्म्स में आ जाएगी। थीटा की एक और वैल्यू आपके पास y और d के टर्म्स में आ जाएगी। तो यहाँ से आपने बोला साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू t बाय r। एक और जो वैल्यू आप बोल सकते हो, ये बोल सकते हो दैट tan थीटा दिस विल आल्सो बी नियरली इक्वल टू थीटा, दिस इज इक्वल्स टू y अपॉन d। तो क्योंकि दिस इज नियरली इक्वल टू थीटा, आई कैन इवन से दैट इट इज नियरली इक्वल टू साइन थीटा, क्योंकि ये एंगल बहुत ही ज्यादा छोटा है। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आ जाता है, दैट y अपॉन d इज एक्चुअली इक्वल टू t अपॉन r। So this is an important relationship and this is the way how this experiment, this particular experiment is conducted. ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट जो होता है वो आपका इसी बेसिस पे कंडक्ट किया जाता है। और यहाँ पे अगर आप r की वैल्यू लिख दो, तो r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, जो ये मेरा स्क्रीन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में डिस्टेंस है d मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय y। कहाँ पे, हाँ डिवाइडेड बाय y। वहाँ y क्या है हमारा, वो एरिया जहाँ पे, मतलब वो वाला पर्टिकुलर पार्ट जहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरे पार्टिकल ने हिट किया। ठीक है, इज दिस ओके? ठीक है, यहां तक क्लियर है? यस मैम, पर 1 मिनट। ठीक है, तो चलो इतना ही अभी ये वाले पार्ट में इतना ही पढ़ना है। ये खाली प्रैक्टिकल का छोटा सा एक आपको वो था कि इस तरीके से प्रैक्टिकल करोगे अगर लैब में आप करोगे एक्सपेरिमेंट्स फिजिक्स के। तो अब अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हमने मेजरली जो फोर्स पढ़ी थी, नाउ वी आर कमिंग बैक। अच्छा, एक बार पीछे वाला स्क्रीन देख लो बेटा। मैम इसमें ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? इस तरीके में क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि अगर जैसे क्वेश्चन वैसे कम आएगा, बट अगर क्वेश्चन आ गया तो ऐसा ही कुछ आएगा कि अगर सपोज आपने ऑब्जर्वेशन करी है कि y जो था, आपने ऑब्जर्व किया कि y का इतना वैल्यू आया और d का आपने इतना एक्सपेरिमेंटल वैल्यू रखा है, थिकनेस आपने इतनी रखी है, तो रेडियस की वैल्यू बता दो। ठीक है, कि रेडियस की वैल्यू कितनी होगी। अगर रेडियस की वैल्यू हमारे पास आ गई तो वहां से हमारे पास m/q की वैल्यू आ गई ना। ओके मैम, है ना, इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं इस वाले पार्ट के। ठीक है, वेलोसिटी की वैल्यू आपको पता होती है, आपको m/q की वैल्यू निकालनी होती है। तो अगर रेडियस की वैल्यू आ गई तो मास अपॉन चार्ज रेशियो जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो कि किसका थीटा ज्यादा है किसका थीटा कम है। उसके सेंस में आप कंपेयर कर सकते हो कि हाँ रेडियस किसका ज्यादा है रेडियस किसका कम है, तो मास बाय चार्ज किसका ज्यादा होगा मास बाय चार्ज किसका कम होगा। सही है बच्चों, चलूं आगे। ठीक है, तो अब हम जो फोर्स वाला टॉपिक है उसी पे थोड़ा सा वापसी आ रहे हैं। वी आर कमिंग बैक। लेट मी चेंज द कलर, अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे व्हाइट और ग्रीन। मैम इसकी यूनिट मीटर हो जाएगी ना? किसकी? पीछे फॉर्म आर की? अच्छा, आर तो वैसे भी रेडियस ही है। यस ना, तो आर की तो यूनिट आपकी मीटर ही रहेगी बच्चा। ठीक है, अब आ जाओ वापसी, थोड़ा सा वो डेरिवेशन और थियरी वाले पार्ट पे चल रहे हैं। सो वी रिमेंबर लर्निंग अबाउट फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। We remember learning about force on a moving charge in a magnetic field, in magnetic field. तो हम लोगों ने 2-3 केसेस तो डिस्कस कर लिए थे पिछली क्लासेस में। हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर मेरा जो चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल तो फोर्स लगती है? नहीं नहीं लगती। उस केस में वेरी गुड, उस केस में बिल्कुल सही बोला, उस केस में हमारी फोर्स नहीं लगती। हमने देखा कि अगर वेलोसिटी को हम परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट लग रहे हैं तब फोर्स लगती है। यस मैम। हाँ, और वो हमारी फोर्स जो है पूरा घुमा जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो जो हमारी फोर्स है वो चाहेगी कि मेरा पार्टिकल गोल 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 घूमता रहे।
अब जो केस हम डिस्कस करेंगे, अब जो हम केस डिस्कस करेंगे वो इंपॉर्टेंट केस है कि अब सपोज कुछ एंगल पे मैंने प्रोजेक्ट किया है, वो भी तो पॉसिबल है ना। व्हेन एंगल बिटवीन V and B is theta, V and B is theta। तो बेटा अब आपने कर दी है कुछ गड़बड़ वाली बात। अब आपने क्या किया है, सपोज मेरा मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से, थोड़ा खुला खुला बना रही हूँ, सपोज मेरा ये मैग्नेटिक फील्ड था। अब तुम लोगों ने कर दिया गड़बड़ और तुम लोगों ने ना, वेलोसिटी है, सपोज ये मेरा पॉजिटिव पार्टिकल है, दिस इज माय पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, दिस इज माय प्लस क्यू पार्टिकल, यू हैव गिवन इट अ वेलोसिटी समवॉट लाइक दिस। आपने इस तरीके से इसको कुछ वेलोसिटी दे दी है, ठीक है बेटा। सो यू हैव गिवन इट अ वेलोसिटी और कुछ एंगल थीटा बना रही है वो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी। तो अब इस तरीके की सिचुएशन में क्या होगा ये हमें देखना है, इस तरीके की सिचुएशन में क्या होगा ये हमें देखना है। मैम इस वाले केस में पाथ हेलिकल होगा। वेरी गुड, हेलिकल होगा। क्यों होगा हेलिकल ये बताओ। बार बार फोर्स चेंज हो जाएगी ना, एक जैसे एक बार घूम गया उसके बाद नीचे से फोर्स और लग जा रही है आगे की तरफ। ठीक है, इसको ना इमेजिन करने का ना बड़ा अच्छा सा तरीका बता देती हूँ तुम लोगों को, इसको अच्छे से इमेजिन कर लोगे। सपोज ये मेरा कुछ वाई एक्सिस है, सपोज ये वाला जो है ये मेरा कुछ एक्स एक्सिस है। वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर सकती हूँ ना, ये हो जाएगा मेरा v पैरेलल कंपोनेंट। v पैरेलल इसको इसलिए लिख रही हूँ बिकॉज दिस इज पैरेलल टू दी मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पर मेरे पास एक और कंपोनेंट आ जाएगा वेलोसिटी का, दिस विल बी माय v परपेंडिकुलर कंपोनेंट, राइट बेटा। तो v परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v sin थीटा। और ये जो v पैरेलल कंपोनेंट मैंने बनाया उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, v cos थीटा। इतना क्लियर है? ठीक है, अब तुम्हें ये तो पता है कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट का क्या काम होएगा, सर्कुलर मोशन इंस्क्राइब करना। v परपेंडिकुलर का क्या काम है कि कुछ सर्कुलर मोशन इंस्क्राइब हो जाए। v परपेंडिकुलर यही करेगा कि इट विल इम्पार्ट सर्कुलर मोशन। v परपेंडिकुलर चाहेगा कि मैं सर्कुलर मोशन इंस्क्राइब कर दूं। और v पैरेलल वाला जो कंपोनेंट है, अब मेरा पार्टिकल चल तो रही है ना, हम लोगों ने क्या देखा था कि जो पैरेलल वाला कंपोनेंट है उसके इसमें फोर्स 0 होती है। तो इसका मतलब है फोर्स 0 है तो पार्टिकल का जो पाथ है वो उसी पाथ में चलता रहेगा, है ना। फोर्स 0 होने का क्या मतलब है, जिस वेलोसिटी से वो घुसा वो उसी वेलोसिटी से यूनिफॉर्म मोशन अपना करता रहेगा, उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा। तो आपका v परपेंडिकुलर तो बिजी है इन इम्पार्टिंग सर्कुलर मोशन। v पैरेलल क्या कर रहा है, v पैरेलल क्या कर रहा है, वो आपका लीनियर मोशन इम्पार्ट कर रहा है। सही बात है ना। whereas v parallel imparts linear motion, whereas v parallel imparts linear motion। तो इसीलिए आपका कुछ हेलिकल किस्म का पाथ फॉलो होता है। इतना नोट डाउन कर लिया तो आगे चलूं बेटा। यस मैम। ठीक है, तो आपका जो रिजल्टेंट पाथ रहता है ये भी लिख लो। रिजल्टेंट, हाँ बेटा रुकी हुई हूँ। रिजल्टेंट पाथ जो होता है वो आपका हेलिकल पाथ होता है। हेलिकल पाथ भी क्या होता है वो मैं आपको दिखाती हूँ, अभी थोड़ा ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ उसको। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लिया तो बताओ फिर आगे चलूंगी। यस मैम हो गया बेटा। तो अब हेलिकल पाथ का क्या मतलब है, ये हमारा कुछ मैग्नेटिक फील्ड था, ठीक है। तुम्हारा चार्ज पार्टिकल जो था वो ब्लू कलर का बनाया था तो ब्लू ही बना देते हैं। ये तुम्हारा चार्ज पार्टिकल है, इसको तुमने कुछ वेलोसिटी दे दी है एट सम एंगल थीटा। तो अब होगा क्या, इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसकी वजह से सर्कुलर मोशन में घूमना चाहेगा, सीधा वाला जो ये पैरेलल वाला कंपोनेंट है वो उसको सीधा सीधा चलाना चाहेगा। तो आपका जो पार्टिकल है वो कुछ इस तरीके का मोशन इंस्क्राइब करेगा, टॉर्क बन जाएगा। हाँ, सर्कुलर प्लस लीनियर। सर्कुलर मोशन तो कर ही रहा है। स्क्रीन पॉज है क्या? तो रहा है स्क्रीन पॉज है, मतलब स्क्रीन पॉज नहीं है। अभी मेरा वो मोशन नहीं दिखा बच्चों को। एक सेकंड बच्चों, रिफ्रेश कर रही हूँ। यस मैम, अब आ रहा है बेटा। ठीक है, तो ये होता है हमारा, हाँ ये होता है हमारा हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ मतलब सर्कुलर पाथ ऐसे हो गया, सर्कुलर पाथ ऐसे सर्कल में चल रहा है। लीनियर पाथ आपको पता ही है। अब अगर दोनों कर रहे हैं तो वो सर्कल में चलता 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 आगे चला जाएगा, जैसे स्प्रिंग होता है उस तरीके से। हेलिकल माने जिस तरीके से स्प्रिंग होता है उस तरीके से। तो यहाँ पर तुम्हारा हेलिकल पाथ जो होगा, हेलिकल पाथ इंस्क्राइब हो जाएगा। और हेलिकल पाथ को भी कांस्टेंट पिच से तुम्हारा इंस्क्राइब होगा। कांस्टेंट पिच का मतलब होता है वो भी मैं बताती हूँ। कांस्टेंट पिच का मतलब हो गया दो रोटेशंस के बीच में कितना डिस्टेंस है। कांस्टेंट मतलब पिच का मतलब क्या हो गया, पढ़ा होगा ना स्क्रू गेज के अंदर। पिच का मतलब हो गया कि दो तुम्हारी जो सक्सेसिव रोटेशन हुई है उनके बीच में कितना लीनियर डिस्टेंस हमारा ट्रैवल हुआ, ये होती है हमारी पिच। तो हेलिकल पाथ तुम्हारा ट्रैवर्स होएगा और हेलिकल पाथ भी इस तरीके से ट्रैवर्स होएगा कि तुम्हारी जो पिच रहे वो कांस्टेंट रहे। इज दिस पार्ट ओके एवरीवन?
यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर तुम्हें सारी मैथमेटिकल चीजें लिखनी है तो वो भी आप लिख सकते हो। मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल कितनी होगी? मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल कितनी होगी? Q into D will be क्यू वेरी में भी गुड, साइन थीटा। वेरी गुड, बिल्कुल सही। QVB साइन थीटा हो जाएगी हमारी। ये हो गई हमारी मैग्नेटिक फोर्स। अब इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि रेडियस कितना होएगा, व्हाट विल बी द रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कल? MV by K QB sin थीटा। ठीक है, रेडियस आपने बोला MV बाय QB साइन थीटा। अब ये V की वैल्यू हमारी कौन सी वैल्यू होगी? ये जो V आएगा ना, ये परपेंडिकुलर वाला आएगा। हाँ, क्योंकि परपेंडिकुलर वाले वेलोसिटी की वजह से रेडियस इंस्क्राइब हो रहा है ना, तो इसका मतलब है रेडियस की तुम्हारी एक तरीके से वैल्यू कितनी हो गई? MV साइन थीटा अपॉन QB। इज दिस ओके? ठीक है, तो ये हमारी रेडियस की वैल्यू हो गई। हमारे जो सर्कल्स बनेंगे वो बनेंगे तो कांस्टेंट रेडियस की। सही है बच्चों? अब यहाँ से टाइम पीरियड वगैरह निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? M sin थीटा by QB। ठीक है, ठीक है, कैसे आया ये? 2 pi by QB से कर दिया। ठीक है, जितनी ज्यादा पिच होएगी, नहीं बेटा, फ्रीक्वेंसी तो आपकी आ गई कि कितने एक तरीके से सर्कल हो रहे हैं इस केस में, है ना। तो फ्रीक्वेंसी तो आपकी वो आ गई, उसका पिच से थोड़ा कम रिलेशन है। पिच आपकी होगी कि कितना आपका इनके बीच में डिफरेंस है। फ्रीक्वेंसी आपकी होगी कि कितना ज्यादा आपका ऑसिलेशन एक तरीके से हो रहा है कंडक्ट। ठीक है बच्चा, तो कुछ अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा फास्ट चल रही है तो उसका उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, पिच भी ज्यादा हो, कुछ भी हो सकता है, मतलब वो आपका डिपेंड करता है सिचुएशन पे, दीपक बेटा। ठीक है, तो चलो तुम टाइम पीरियड अपना निकाल सकते हो। टाइम पीरियड की जो मेरी वैल्यू आई थी इस केस में, बता देती हूँ सब बच्चों को। टाइम पीरियड की आपकी वैल्यू जो आती है वो 2 पाई m अपॉन QB आती है। ठीक है, टाइम पीरियड की जो वैल्यू sin आती है थीटा वो, नहीं रहेगा। नहीं साइन थीटा उस केस में नहीं आता। टाइम पीरियड की वैल्यू आपकी इंडिपेंडेंट आती है थीटा के। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन कर लो कि टाइम पीरियड की जो वैल्यू रहेगी वो हमारे पास 2 पाई m अपॉन QB के बराबर ही आएगी। ठीक है बेटा, कि कितना हमारा कंप्लीट हुआ वो हमारे पास 2 पाई m अपॉन QB के बराबर आ जाता है। चलूं आगे। ठीक है, अब इसके बाद पिच का जो फॉर्मूला है वो भी आप नोट डाउन कर लो कि अगर आपको पिच निकालनी हो, जो जो सर्कल है उसकी, वो कैसे निकालोगे, पिच ऑफ द सर्कल कैसे फाइंड आउट करी जाएगी। ठीक है, तो पिच अगर हमें निकालनी है तो पिच की वैल्यू हो जाएगी हमारी, अब पिच हमारी आएगी क्योंकि जो भी हमारी पैरेलल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड, है ना, उसी की वजह से तो हमारी पिच आएगी कि एक रोटेशन के अंदर जितना भी टाइम लगा एक रोटेशन के अंदर, दैट मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी इन द पैरेलल डायरेक्शन। तो जब ये तुम प्लग इन करोगे तो जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास पिच की, दैट कम्स आउट एज b cos थीटा इनटू टाइम पीरियड हमारा आया था 2 पाई m अपॉन QB इनटू 2 पाई m अपॉन QB। ये सही है बेटा पिच की वैल्यू, इसको भी नोट डाउन कर लेंगे सब बच्चे। इसको भी सब बच्चे अपना नोट डाउन कर लो, बढ़िया एकदम। एक बार पिछला वाला स्क्रीन वो दिखा दीजिए स्क्रीन। ठीक है बेटा, एक सेकेंड। कौन सा वाला दिखाऊं? नहीं मैम, जिसमें टी लिखा था बस, जिसमें टी अच्छा, लिखा था बस, टाइम पीरियड। ये वाला। ठीक लिखा था मैम, यही देख रहा था बस। ठीक है, सही है। मैम मैंने ठीक लिखा था, ये देख रहा था। अच्छा ठीक है बेटा। अच्छे, तो इसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अपन। इस जो भी हमने पढ़ा है अभी तक उसका, वो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके मुझे बताना कैसे सॉल्व करोगे। राइट, इज द क्वेश्चन विजिबल टू एवरीवन? ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, जितना कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़ा है उससे हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व। जैसे ये पहले पढ़े थे ना, पहले वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था ना कि XYZ निकालने पड़ेंगे, उसी तरीके से होगा ये, सेम तरीके से क्वेश्चन सॉल्व। जैसे पहले पढ़ा था सेम तरीके से होएगा।
निकालो, कैसे निकालोगे? हाउ विल वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? बी क्रॉस प्रोडक्ट भी। ठीक है, चलो कैसे सॉल्व करोगे? थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कैसे, थोड़ा ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करने की। अब बेटा यहाँ पे आपको एक चार्ज पार्टिकल गिवन है, बोला है कि वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। ऐसे ही तो हमने पहले वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व करे थे ना। मैग्नेटिक फील्ड आपको एक्स एक्सिस के अलोंग गिवन है, कुछ v1 i कैप प्लस v2 j कैप आपको वेलोसिटी गिवन है। तो हमें पता है कि भाई ऑब्वियसली कुछ हेलिकल पाथ ही इस केस में बनेगा, क्योंकि कुछ एंगल से जा रहा है, v1 कंपोनेंट है, v2 कंपोनेंट है, सम सॉर्ट ऑफ अ हेलिकल पाथ विल बी देयर। सो यू कैन सी दैट एक्स डायरेक्शन में मेरा जो भी वेलोसिटी आएगा, एक्स डायरेक्शन में मेरा जो भी पाथ ट्रेवल होएगा, दैट विल ओनली बी बिकॉज ऑफ v1, है ना? दैट इज राइट। बाकी तो जो v2 वाला है उसकी वजह से तो एक्स डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी आएगी नहीं, वो तो z डायरेक्शन में चली जाएगी। तो एज v1 इज पैरेलल, एज v1 इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, टू द मैग्नेटिक फील्ड, as v1 is parallel to the magnetic field, it leads to linear motion, it leads to linear motion। सिंपल सी बात है। और अगर आप कुछ टाइम t के बाद देख रहे हो क्या होगा, तो x की डायरेक्टली आप वैल्यू लिख सकते हो v1 मल्टीप्लाइड बाय t के बराबर। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग आफ्टर सम सर्टेन टाइम t। यही तो हो रहा है ना, x की वैल्यू आ गई हमारे पास डायरेक्टली। सही है ये वाली चीज? सही है ये वाली चीज? ये बताओ। Yes, ma'am. चलो अब आ जाओ ये दूसरी वाली सिचुएशन पे, अब आ जाओ ये दूसरी वाली सिचुएशन पे। तो सपोज मैं y एक्सिस कुछ ऐसे बना रही हूँ, तो हमें पता है कि हमारी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी v2 की वजह से क्या हो रहा है वो देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह से जो सर्कल बनेगा वो तुम्हारा z और y वाले में बनना है। सपोज y एक्सिस में कुछ इस तरीके से बना रही हूँ, x एक्सिस मेरा अंदर चला गया, x एक्सिस जो है वो मेरा अंदर की साइड पे चला गया, x एक्सिस जो है वो मेरा अंदर की साइड पे सपोज चला गया, ठीक है। और z एक्सिस जो है वो हमारा, z एक्सिस कैसे बना है, z एक्सिस कुछ हमारा इस तरीके से हमने बना दिया, ऐसे ही बनता है ना, ठीक है। सपोज कुछ इस तरीके से हमारा सिचुएशन बन गया। तो अब क्या करेंगे, अब बताओ। यही तो हमने पिछले केस में भी पढ़ा था, ठीक है। Yes. अब हमारा एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा बाहर की तरफ आएगा। जेड एक्सिस आई थिंक मैंने गलत बनाया है, मैं चेक करती हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा कुछ आ जाएगा यहाँ पर। सपोज बाहर की तरफ हम ले लेते हैं, तो एक्स एक्सिस भी हमारी तरफ आता हुआ है, कुछ भी डायरेक्शन ले लो। तो अगर हम इस तरीके का रूल बनाते हैं, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से मैग्नेटिक फील्ड हमारी तरफ आ रहा है, वेलोसिटी हमारी ऊपर की साइड पे जा रही है, तो फोर्स हमारी कुछ इस डायरेक्शन में लगेगी, फोर्स जो है वो हमारी कुछ इस डायरेक्शन में लगेगी। तो इसका मतलब है जो सर्कल बनेगा तुम्हारा, सर्कल कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना। जो भी तुम्हारा सर्कल बनेगा, सर्कल कुछ इस तरीके से बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? इज दिस ओके? सर्कल हमारा कुछ इस तरीके से बन गया। तो वही वाली सेम सिचुएशन हम पहले वाली कर सकते हैं ना, वही वाली सेम सिचुएशन जैसे हमने पहले ये वाली चीज सॉल्व करी थी वैसे कर सकते हैं। हमें पता है कि इसका रेडियस कितना होगा, रेडियस विल बी mv2 अपॉन qb, रेडियस विल बी mv2 अपॉन qb। और यहाँ पर आप वही कर सकते हो ना कि y की वैल्यू कितनी हो जाएगी और z की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अगर पॉजिटिव z एक्सिस आपका इस डायरेक्शन में है, तो ये आपका नेगेटिव z एक्सिस हो जाएगा। तो y की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट ओमेगा टी डिस्टेंस इज कवर्ड, और z की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सेम तरीके से हमने पहले लास्ट क्लास में भी किया। तो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, टेल मी व्हाट द आंसर विल बी इन दिस केस। बताओ। एक और बार रिपीट कर दो जो बोला था। मैं बोल रही हूँ कि यही सेम सिचुएशन हमने लास्ट क्लास में भी करी थी ना, है ना। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किया Yes, था, ma'am. उसमें खाली यही वाली चीज तो ऐड हुई है कि अब एक्स डायरेक्शन में वो वाला केस 0 था, यहाँ पर वो जो एक्स डायरेक्शन वाला केस है वो भी आ गया है। बस इतना ही तो डिफरेंस आया है ना। तो एक बार ट्राई करो इसको सॉल्व Yes, करने की। उसमें भी हमने सेंटर निकाला था, फिर देखा था कि हाँ हमारा एक्स और वाई का क्या वैल्यू आ सकता है। उसका एक होमवर्क भी किया था फिर आप लोगों ने। ठीक है, भूल गए हैं बच्चे? थोड़ा सा और बेटर डायग्राम बना दूं क्या?
एक सेकेंड बच्चों, लेट मी शेयर इट अगेन। आई थिंक मेरा स्क्रीन क्या है, लेट मी शेयर इट अगेन। ठीक है, चलो ये वाला डायग्राम मैं मिटा ही दी हूँ, एक बार फिर से पूरा डायग्राम बना रही हूँ ताकि तुम लोगों को याद आ जाए। ये वाला सेम चीज हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। डिस्कस द सेम थिंग इन द लास्ट क्लास। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या बोला था कि सपोज ऊपर की साइड पे y ले लेते हैं, दिस इज माय y एक्सिस, पीछे की साइड पे x ले लेते हैं, पीछे की साइड पे ले लेते हैं, वहां पे मैंने डायग्राम में अलग तरीके से बना रखा है, इस साइड पे z एक्सिस ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो रहेगा, ये वाला जो एक्सिस रहेगा, दिस विल बी माय माइनस y बराबर r sin थीटा वाला। वेरी गुड। इसी तरीके से कुछ किया था ना, याद आ रहा है नहीं आ रहा? तो यहाँ पर हमारा ये v2 का याद आ नहीं कंपोनेंट रहा, है। देखना पड़ गया। चलो यहाँ पे हमारा ये v2 का कंपोनेंट है, यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, तो हमारी फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में होगी ना, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो इसका मतलब है कि सर्कल जो बनेगा, सर्कल हमारा इस तरीके से सर्कल बनेगा। सही है? तो जो सर्कल का सेंटर होएगा, अब सर्कल का सेंटर हम लोगों ने देख लिया था, सर्कल का सेंटर कहाँ पे बन रहा था? सर्कल का सेंटर कैसे बनाएगा? वेरी गुड, वेरी गुड। उस तरीके से हमने सेंटर बना लिया था कि सेंटर हमारा बनेगा 0 0 कॉमा माइनस आर पे। तो सेंटर की वैल्यू हमारी कितनी आ गई थी? 0 0 कॉमा माइनस आर। और उसके बाद मैंने क्या बोला था, याद करो, उसके बाद मैंने क्या बोला था कि इस सिचुएशन में अब अगर आप कोई एक रैंडम, हाँ अगर आप कोई रैंडम पॉइंट देख लो, अगर आप सपोज ये रैंडम पॉइंट देख रहे हो, दिस इज माय पी पॉइंट, इसको कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, इसको कुछ इस तरीके से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे निकाली थी ना हमने y की वैल्यू, कि मैम y की वैल्यू की क्या वैल्यू है, निकाली थी नहीं निकाली थी? तो y की वैल्यू कितनी आएगी इस केस में, बताओ? लास्ट क्लास में सेम चीज करी थी मैम। मतलब एक तो ये x वाली डिस्टेंस जो बच जाती है वो वाली निकालते हैं, और फिर z वाली जो डिस्टेंस जो बचती है वो निकालते हैं, राइट? वो x के लिए निकालते हैं मैम, और y वो के लिए z तो सीधा के लिए। r sin थीटा। हाँ, y के लिए डायरेक्टली हम ये थीटा होता है हमारा, ये थीटा की वैल्यू कितनी है? ओमेगा टी के बराबर। यहीं से तो निकाली थी हमने y की वैल्यू, है ना? तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? r, दिस इज इक्वल्स टू r sin ओमेगा टी। दिस इज व्हाट वी डिड इन द लास्ट क्लास। फिर हमने यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू डाल दी थी, r की वैल्यू डाल दी थी। r की वैल्यू अभी हमने निकाली है, वो खाली v2 पे डिपेंड करेगी। तो वहां से मेरे पास जो y की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? mv2 q अपॉन क्यू बी साइन ऑफ क्यू बी नॉट अपॉन एम टी। ये हमारी ओमेगा की वैल्यू है, ये हमारी y की वैल्यू है। इज दिस ओके? ओके मैम। ठीक है। अब ऐसा ही हमने z के केस में किया था निकालने के लिए, सेम चीज हमने z के केस में करी थी। z के केस में हम लोगों ने क्या देखा था? प्रेजेंटेशन, हाँ, z के केस में, z के केस में ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है उसे जोड़ते हैं। गुड। z के केस में हम लोगों ने देखा था कि ये जो थीटा जोड़ देते हैं। पूरा का पूरा डिस्टेंस है ये r के बराबर है, ये हमारा r cos थीटा के बराबर है। और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है ये। तो यहाँ से हमने z की वैल्यू जब निकाली थी तो z वाज इक्वल्स टू व्हाट? z वाज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ, क्योंकि नेगेटिव एक्सिस में नेगेटिव ऑफ r माइनस r cos थीटा, नेगेटिव ऑफ r माइनस r cos थीटा, ये हमारा z का वैल्यू था। तो वहां से हमारे पास वैल्यू ऑफ z भी कुछ आ जाएगी आपके पास। ये वैल्यू हमने लास्ट क्लास में भी निकाली थी। तो जो वैल्यू आई थी वो आई थी mv2 अपॉन क्यू बी नॉट नेगेटिव में, और ब्रैकेट में आ गया था 1 माइनस कॉस क्यू बी नॉट अपॉन m मल्टीप्लाइड बाय t। दिस इज द एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन व्हिच वी डिड इन द लास्ट क्लास। एक बार सब लोग अपने नोट्स खोलो, अगर याद नहीं आ रहा है तो। सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था। इज दिस क्लियर बच्चों? इसमें लिख रहा हूँ तो देख लिया बस। वही मैं बोल रही हूँ कि सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था, बस उसमें x कंपोनेंट 0 आया था। यहाँ पे खाली x कंपोनेंट वाला जो पार्ट है वो और ऐड हो गया, और कुछ भी इस क्वेश्चन में नया नहीं हुआ है। क्लियर है? ठीक है, चलूं आगे? ठीक है, चलो अब चले आगे, नेक्स्ट टॉपिक पे चले। बताओ बेटा। ठीक है, तो अब बेटा नाउ वी वांट टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज लॉरेंट्ज फोर्स। अब हमारा अगला जो बड़ा टॉपिक है दैट इज लॉरेंट्ज फोर्स।
तो लॉरेंस फोर्स का मतलब बताओ आप लोगों को क्या पता है? आइडियल भी साइन थीटा वाला है। ठीक है, हाँ, तो क्या होता है, क्या है लॉरेंस फोर्स? मैम करंट एलिमेंट वेक्टर पे, मतलब करंट एलिमेंट को जो है ना वेक्टर मान लेते हैं, और उस ठीक पे है, मतलब कितना फोर्स लगेगा ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो वो नापता है आइडियल भी साइन थीटा। ठीक है। तो बेटा जैसे होता क्या है, अभी तक तो हम लोगों ने ये पढ़ा है कि आपका, सपोज आपको एक सिचुएशन देने की मैं कोशिश करती हूँ। सपोज मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ कि हमारे पास एक वायर है जो कुछ करंट आई उसमें बह रहा है, उसके पास एक चार्ज मैंने रख दिया है, देयर इज सम चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू के बराबर विच इज मूविंग विद द वेलोसिटी v, विच इज मूविंग विद द वेलोसिटी v। तो अगर कोई इंसान रेस्ट पे है, उसको दिख रहा है कि चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी v से चल रहा है और वो डिविएट हो रहा है अपने पास से। चार्ज पार्टिकल कुछ वेलोसिटी v से चल रहा है और वो अपने पास से डिविएट हो रहा है, ये दिख रहा है उस बंदे को। ठीक है, सपोज यहाँ पे ये चार्ज पार्टिकल है, वहीं पर एक और ऑब्जर्वर है और वो भी ऊपर जा रहा है विद अ लिफ्ट, ऊपर जा रहा है लिफ्ट से। उसके लिए ये जो पार्टिकल है वो रेस्ट पे है, बट स्टिल उसको डिविएशन दिख रही है, बट स्टिल उसको कुछ डिविएशन दिख रही है। तो ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम? उसके दूर जा रहा होगा इसी वजह से। पहले केस में तो आपको पता है कि पहले केस में तो अगर मैं ग्राउंड से ऑब्जर्व करूंगी, ऑब्जर्वर एट ग्राउंड है, अगर ऑब्जर्वर एट ग्राउंड है, ऑब्जर्वर आपका ग्राउंड से ऑब्जर्वेशन ले रहा है, तो ग्राउंड से जो ऑब्जर्वर ले रहा है उसको तो मैग्नेटिक फोर्स दिखाई दे रही है, Q इज इक्वल टू V क्रॉस B। बट अब अगर ऑब्जर्वर लिफ्ट के अंदर है, अब अगर ऑब्जर्वर आपका लिफ्ट के अंदर है, अब अगर ऑब्जर्वर आपका लिफ्ट के अंदर है, तो उसके लिए तो बेटा ये जो चार्ज पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी 0 है विद रिस्पेक्ट टू द लिफ्ट, तो दैट इज व्हाई यहाँ पे मैं बोलूंगी मैग्नेटिक फोर्स तो नहीं लग रही, बट स्टिल उस पे कुछ ना कुछ फोर्स तो लग रही है। तो बेटा ये वाली जो फोर्स होती है ये इसलिए लगती है क्योंकि आपकी जो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस है, दे आर इंटरकंबाइंड विद ईच अदर। तो ये वाली जो फोर्स लग रही है ये हम बोलेंगे कि भाई ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है, क्योंकि मेरा चार्ज तो रेस्ट पे हो गया ना, इसके हिसाब से मेरा जो चार्ज है वो तो रेस्ट पे हो गया इस बंदे के हिसाब से जो लिफ्ट के अंदर है। तो बेटा लॉरेंस फोर्स का कॉन्सेप्ट यहीं से आता है, लॉरेंस फोर्स का कॉन्सेप्ट यहीं से आता है। ये जो फोर्स होती है, दिस इज एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। So this is force experienced by electrically charged particles, due to electromagnetic field, सही है बच्चों? तो अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी है वहां पे, आपका मैग्नेटिक फील्ड भी है वहां पे। तो अब अगर मुझे लॉरेंस फोर्स का एक्सप्रेशन लिखना है, इफ आई वांट टू राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर लॉरेंस फोर्स। मैम 1 मिनट पीछे दिखा। अच्छा बेटा 1 सेकंड, हाँ कर लो बच्चा नोट डाउन। मैम इसके अच्छा 1 सेकंड, अटकी हुई है, हाँ अभी आ गई, यस ठीक है कर लो, इसको नोट डाउन मैम कर लो। पेज कर दो। मैम कुछ नहीं दिख रहा। हाँ बदली। ठीक है, मैं इसके अटक गई उस टाइम पे। मैम हाँ बेटा, मुझे लगा कि मैम अटक गई स्क्रीन, इसी वजह से नहीं नहीं, मैं तो वेट कर रही हूँ कि आप लोग बोलोगे हाँ नोट डाउन कर लिया, फिर मैं आगे मैम चलूँ। मेरा नेटवर्क चला गया, मुझे ऐसा लगा। हाँ नहीं नहीं बेटा, चलो। तो ये लॉरेंस फोर्स का इंट्रोडक्शन ले लो। लॉरेंस फोर्स आप निकालते भी ऐसे ही हो कि अब लॉरेंस फोर्स का मतलब क्या है, लॉरेंस फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की बात हुई है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, आपका मैग्नेटिक फील्ड भी है। का तरीका भी यही है दैट इट इज सिंपली द सम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक
फील्ड्स, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस। जो भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगी, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स लगी, दोनों को हम सम कर देंगे और हमारे पास लॉरेंट्ज फोर्स का एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो लॉरेंट्ज फोर्स जो होती है आपकी, एफ नेट की वैल्यू आपकी कितनी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स QE प्लस मैग्नेटिक फोर्स। सो अलग अलग केसेस हम इसके भी इवैल्यूएट करेंगे कि अलग अलग केसेस में इसमें क्या क्या हमारा आंसर बन रहा है, किस तरीके से लॉरेंट्ज फोर्स सेटअप हो रही है। ठीक है, लॉरेंट्ज फोर्स का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होता है कि लॉरेंट्ज फोर्स जो होती है वो आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती। इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स करेगी क्योंकि वो वेलोसिटी का डिफरेंस आ जाएगा, बट लॉरेंट्ज फोर्स जो है वो हमारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती। लॉरेंट्ज फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द रेफरेंस फ्रेम, on the reference frame। ठीक है, ये भी चीज नोट डाउन कर लो बच्चों। फिर इसके जो केसेस हैं, केसेस इसके हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्योंकि वो केसेस हमारे लंबे हैं, तो सारे के सारे केसेस हम साथ में ही डिस्कस कर लेंगे। इसको भी नोट डाउन कर लो, ये आपका अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इतना ही करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने इलेक्ट्रॉन गन के बारे में सीख लिया बेटा। हाँ बेटा, दो पैरेलल वायर के बीच में जो फोर्स लग गया वो कब होगा? हाँ वो इसके बाद होएगा। लॉरेंट्ज फोर्स वाली चीज डिस्कस कर ले, उसके बाद वो वाला टॉपिक आएगा। ओके मैम। ठीक है, वो भी आएगा, सारे टॉपिक्स आएंगे तुम्हारे मैग्नेटिज्म के जितने भी हैं। ठीक है बच्चों, तो इतना करेंगे आज की क्लास में। हमने क्या क्या पढ़ लिया? अब आज की क्लास में वी डिस्कस्ड अबाउट इलेक्ट्रॉन गन। वेरी गुड। वी डिस्कस व्हाट हैपेंस इफ अ चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटिंग थ्रू सम पोटेंशियल, तो उसकी क्या वेलोसिटी होती है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री का क्या मतलब होता है, कैसे हम आइसोटोप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर हमने लॉरेंट्ज फोर्स वाली चीज भी पढ़ी। ठीक है, तो अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ लिए। हमने देखा कि आपकी मैग्नेटिक फोर्स कैसे एक्ट करती है अगर आपकी जो वेलोसिटी हो। वेरी गुड। अगर आपकी वेलोसिटी किसी एंगल पे आ रही हो विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड, तो उस केस में किस तरीके का पाथ बनता है वो भी हमने देख लिया। सो ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स आर कवर्ड इन टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लॉरेंट्ज फोर्स का जो टॉपिक है वहीं से कंटिन्यू करेंगे।